हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वाले। अब लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में सबसे पहली बात तो हम ये जान लेते हैं कि एटम्स की बात आती है मेनली। तो एटम्स को ना हर एक स्टूडेंट्स मेनली पढ़ तो लेता है, समझ भी लेता है, लेकिन आज तक क्या किसी स्टूडेंट ने एटम्स को देखा है? तो स्टूडेंट्स के बाद दिमाग में एक बात आता है कि अब देखो साइंटिस्ट लोग थे, उन्होंने जो एटम्स यानी हमारे एटम्स की डिस्कवरी की, यानी कि उन्होंने कहा हर एक पार्टिकल जो है हमारा एटम से बना हुआ है। ठीक है, तो क्या उन्होंने एटम्स को देख रखा है या ऐसे ही बोल रहे वो? तो स्टूडेंट्स के दिमाग में ये ख्याल ज़रूर आता है कि ये थ्योरी जो दी है, ये कॉन्सेप्ट जो दिया गया साइंटिस्टों ने दिया है हमारे पास लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का, तो किस बेसिस पे दिया था हमारा, ये चीज़ हमें जानने की इच्छा होती है हर एक स्टूडेंट्स में। तो मेनली देखो, सबसे पहले ना 5th सेंचुरी की बात करें तो एक डेमोक्रेटिस नाम का, यानी कि 4070 BC के करीब एक डेमोक्रेटिस नाम का एक साइंटिस्ट आया था, फिलोसफर थे मेनली उसे। तो उन्होंने भी बताया था कि एटम्स के बारे में सबसे पहले। ठीक, उन्होंने एटम्स के बारे में ये बताया कि एटम्स सबसे छोटे टाइनी पार्टिकल्स होते हैं जो कि अनटचेबल अनकटेबल होते हैं मेनली, उन्हीं को एटम्स कहते हैं। अब एटम्स का मतलब होते हैं अनकटेबल, और जिसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, तोड़ मरोड़ नहीं सकते, वो एटम्स होते हैं हमारे पास। अब इसके बाद कई सारे साइंटिस्ट आए हमारे पास, जैसे डेमोक्रेटिस के बाद उनके बाद कई सारे साइंटिस्ट आए, जैसे एरिस्टोटल आए, प्लेटो आए। उसके बाद हमारे पास एंटोनियो लेवेसनर आए, जिन्हें आज फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है मेनली। तो इन्होंने सबसे पहले देखा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया से टोटल हम ऐसे ही आकर के लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन 5 लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, मेनली 5 पढ़ेंगे, 5 टाइप्स के हमारे पास क्या होते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन होते हैं। तो हम सबसे पहला अभी देखते हैं किसने दिया था इसको, बाय एंटोनियो लेवेसनर ने दिया था, 1789 में दिया था। ठीक है, एनसीईआरटी में भी इसके बारे में दे रखा है। ठीक है, अब हमारे पास होता क्या है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसमें हमें स्टार मार्क जरूर लगाने चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने ये 9th क्लास में भी पढ़ा होगा इसके बारे में। 9th क्लास में भी एटम्स मॉलिक्यूल्स तो पढ़ा ही होगा, तो उसमें आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा ही होगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है क्या। तो वो वहाँ पे कम से एटलीस्ट 2 लॉ पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला लॉ यही होता है उसमें से, तो यहाँ भी हम सबसे पहला लॉ यही पढ़ने वाले हैं। एंटोनियो लेवेसनर को ना मेनली फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है, तो आप ये चीज़ देख लें। इसके बाद हमारे पास आता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मास। अब देखो, अकॉर्डिंग टू यानी इस लॉ के हिसाब से मास के नैदर बी क्रिएटेड, अब हम दोबारा मतलब बना नहीं सकते, ठीक है, ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं अगर केमिकल रिएक्शन की बात। यानी कि एनर्जी का भी यही चीज़ होता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर देते हैं। तो हमारे केमिकल कॉम्बिनेशन में भी यही होता है। जैसे अगर हम कुछ एग्जाम्पल ले लें, हमारे पास जैसे कुछ एग्जाम्पल आ जाते हैं, तो जैसे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का मिली एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास C+O2, ठीक, ये दोनों मिला के हमारे पास क्या बना देता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमारे पास का मेनली मास नंबर दे देते हैं, तो हमारे पास कार्बन का क्या होता है, हमारे पास ये मान लो ये 12 ग्राम हो गया। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 32 ग्राम आ गया। अब इसका निकाल लो आप, इसका तो मास नंबर तो निकालना जानते हो ना, मॉलिक्यूलर मास नंबर C+O2 O×2, तो ये कितना हो गया 12। ठीक है, प्लस 16×2 तो कितना हो गया 12 प्लस 32 = 40 ग्राम आ गया। तो ये हमारे पास 44 ग्राम। अब देख लो यहाँ पे साफ साफ पता चला, इन दोनों को अगर हम प्लस करें तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो हमारे पास कितना मिलता है 44 ग्राम, और ये भी हमारे पास कितना है 44 ग्राम। तो इसका मतलब क्या पता चलता है कि लॉ ऑफ मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इट इन अ केमिकल। अब देखो कुछ नहीं हुआ, 40 ग्राम इधर भी है, 40 ग्राम इधर भी है, यानी 44 ग्राम इधर, 44 ग्राम इधर। यानी कार्बन में अगर ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन मिल जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है मेरी। ठीक है, तो हमारे पास अगर 44 ग्राम इधर भी है, 44 ग्राम भी इधर भी है, तो कुछ तो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, कुछ खर्च नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो ये चीज़ हमें मिल जाता है किसमें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ऐसे हम वाटर का भी देखें तो वाटर का, ये हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल था। वैसे हम वाटर का देखें तो वाटर का भी देख सकते हैं, जैसे H2 प्लस हमारे पास क्या मिलते हैं, हाफ O2 मान लेते हैं। ठीक है, ये हो जाता है, तो H2O मिल जाता है हमारे पास। अब देखो वाटर का क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास अभी 2 ग्राम हो गया है, सीधे इसका देखा जाए तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, तो हमारे 16 ग्राम आ जाता है। इसका देखो, इसका तो सीधा कहें तो हमारे पास कितना आता है 1×2 + 16, तो कितना आ गया इधर, इसका इधर भी 18 ग्राम। तो इधर आप देख सकते हो कि इधर भी हमारे पास कितना, इन दोनों का प्लस करेंगे तो हमारे पास 18 ग्राम आ जाता है, इधर भी हमारे पास 18 ग्राम ही है। तो यानी क्या हुआ,
मतलब इसी से पता चलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन, यानी कि कंजर्व कर लिया, ठीक है, उसने न डिस्ट्रॉय, कुछ नहीं होने दिया, तो इसलिए लिखा है मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। एनर्जी के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है, तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ भी रखा है, तो ये तो आता भी होगा आप लोगों को, ठीक है। तो इसमें से कुछ नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोगों के पास आ जाता है कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, और उसको हम डेफिनेट कंपोजिशन भी कहते थे। डेफिनेट, अब डेफिनेट लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब प्रोपोर्शन का आप समझाते हो, रेशियो प्रोपोर्शन का, अब मेनली इसको कहते हैं हम डेफिनेट कंपोजिशन। अब डेफिनेट कंपोजिशन क्या मतलब, जैसे हम अगर वाटर का ही ले लें तो वाटर का अगर H2 और ऑक्सीजन यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला के वाटर बनाता है, तो दोनों का प्रोपोर्शन यानी रेशियो देखे प्रोपोर्शन, तो हमारा क्या होता है, अगर देखा जाए तो दोनों का सेम होता है प्रोपोर्शन, 1:1:8 और 1:8 उधर भी होता है, तो दोनों का प्रोपोर्शन हमारा सेम होता है। तो इसमें यही चीज़ हमारे पास बताया गया। सबसे पहले इसके आप स्टेटमेंट को देखो, इसे दिया किसने था, जोसेफ प्रॉस्ट ने दिया था, 1797 में दिया था। सबसे पहले तो ये हमें याद रखना है। हाँ, एक एक लाइन ध्यान दें। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग लेक्चर को पूरा ज़रूर देखें, आप पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट किया करें कि आपको लेक्चर कैसा लगा, अच्छा लगा, तो ज़रूर कमेंट किया करें। कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी आपका रिस्पॉन्स होता है आप करा करें, ठीक है। अगर पॉजिटिव होगा तो अच्छा लगेगा हमें, अगर नेगेटिव होगा तो हम कुछ इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखते हैं हम अब, तो अकॉर्डिंग टू दिस कंपाउंड ऑलवेज कंटेन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑफ कंस्टिट्यूट एलिमेंट, यानी कि हमें जो एलिमेंट दे रखे हैं, हमें जो दे रखे हैं, यानी कि मास यानी होल नंबर भी कह सकते हैं, यानी कि एलिमेंट बाय मास। अब हमें पास जो भी चीज़ दे रखे हैं, जैसे कंपाउंड हमें कोई दे रखा है, जैसे अगर मैं मान लूँ H2O ही है हमारे पास, वाटर का ही मिल नहीं लेते। वाटर हमें कहाँ से मिलते हैं, ओशन से मिल जाते हैं, लेक से मिल जाते हैं, रिवर से मिल जाते हैं, वाटरफॉल से, रेन से, काफ़ी जगह से हमें वाटर मिल जाता है। तो वाटर के हमारे पास सोर्सेज बहुत सारे हैं, ठीक है। तो वाटर का हम एग्जाम्पल लेते हैं। अब वाटर वाटर का एग्जाम्पल लेते हैं, तो कंपाउंड ऑलवेज कंटेन डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑफ कंस्टिट्यूट एलिमेंट, जैसे हमने पिछले वाले में देखा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन में, तो उसमें भी हमने ये चीज़ देखा था। यहाँ पे हम देखते हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स लेके, जैसे अगर मान लो हमारे पास, मान लो कितना, मतलब जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है प्लस हमारे पास क्या हो गया, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ये दोनों मिला के हमारे पास क्या बना देते हैं, वाटर बना देते हैं, ठीक है, जो कि हमारा फॉर्मूला होता है H2O, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन आ गया। हवा हाइड्रोजन कितना ग्राम आएगा, ले तो 2 ग्राम हाइड्रोजन, ठीक है, 2 ग्राम हमारे पास हाइड्रोजन, 16 ग्राम ऑक्सीजन हो गया। ये कितना हमारे पास हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब देखो रेशियो की देखने की बात कहा जाए ना, तो ये हमारे पास 18 कैसे हो गया, ये दोनों मिल के हुआ ना। अगर इसको तोड़ दें हम तो कैसे हो जाएगा, हाइड्रोजन का अलग लिख दे तो हमारे पास कितना आ जाता है 2, और ऑक्सीजन का लिख दे तो हमारे पास 16 आ जाता है, 2 ग्राम 16 ग्राम। अब देखो दोनों का रेशियो देखने की बात है। इसका देखो, इधर वाले का देखना तुम, फिर इधर वाले का देखना, तो हमारे पास 2:16 आ गया। इधर भी हमारे पास कितना आ गया, 2:16। अब इसको काटने की बारी है, तो 1:8 हो गया। इसका भी हमारे पास 1:8 आ जाता है। तो अगर 1:8 प्रोपोर्शन का साइन डाल के 1:8 डाल देते हैं, तो ये हमारा हो जाता है किसमें, डेफिनेट प्रोपोर्शन में। तो यही हमारा हो जाता है वाटर का, ठीक है। तो आप इसे देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट तो माना जाता है, लेकिन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है हमारे। अब इसके बाद जो करेंगे, जैसे फर्स्ट वाला था हमारा इंपॉर्टेंट था, इसके बाद वाला जो हमारा होगा वो भी इंपॉर्टेंट होगा, जो कि हमारा होगा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो वो चीज़ हम देखने वाले हैं। हम इसको उतारना है तो आप लोग उतार सकते हो। अब तो नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन दिया किसने था, जॉन डाल्टन ने दिया था, 1803 में दिया था, ठीक है। तो इसका हम लाइन देखने वाले हैं। इसमें जो पॉइंट हमने लिखा ना, लाइन डेफिनेशन, तो उसको हम ध्यान से देखने वाले हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ लिखा गया, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइन टू फ्रॉम मोर देन 1 डिफरेंट कंपाउंड। अब बोला 2 एलिमेंट्स कंबाइन करके, जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स की बात कर लो, ठीक है, या हाइड्रोजन परऑक्साइड की बात कर लो, तो क्या हुआ, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके वाटर बना रहा है। वैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके हाइड्रोजन परऑक्साइड भी बना रहा है। तो दोनों में हमारे पास 2 एलिमेंट्स होते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की बात है तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, और कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी बना रहा है। तो ये चीज़ हमें देखना है। इसके बाद बोल रहा है, तो यही लिखा है, व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 डिफरेंट कंपाउंड
द डिफरेंट मासेस, लेकिन मास उसका डिफरेंट होगा। एक चीज़ देखना, अभी एग्जांपल में हम देखने वाले, लेकिन मास क्या होगा उसका डिफरेंट होगा। जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिला के हमने क्या बनाया, वाटर बनाया। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिला के हमने वाटर पर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी मिलाया। वैसे कार्बन के साथ भी हमने किया है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिला के हमने कार्बन डाइऑक्साइड बनाया है। फिर कार्बन प्लस ऑक्सीजन दोबारा मिला के हमने कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया। लेकिन दोनों का आप मास देखना, दोनों का डिफरेंट होगा। ठीक है, ठीक है, दोनों का मास देखना आप डिफरेंट होगा। तो डिफरेंट मासेस ऑफ एन एलिमेंट विच रिएक्ट्स विद फिक्स्ड मास। ठीक है, लेकिन जो रिएक्ट करेगा ना उसका लेकिन फिक्स मास होगा कुछ, मतलब अगर कहा जाए तो जैसे भी एग्जांपल में अच्छे से समझ आएगा। द मास ऑफ अनदर एलिमेंट इज इन द सिंपलेस्ट, तो उसका कुछ ना कुछ सिंपलेस्ट रेशियो निकलेगा। वो रेशियो भी मैं निकाल के दिखाऊंगा। ऑफ इट्स मास यानी कुछ होल नंबर, मतलब रेशियो निकलेगा कुछ तो नंबर में ही निकलेगा। तो सीधी बात ये कहा गया कि रेशियो निकलेगा कुछ ना कुछ तो नंबर होगा, जैसे 1:2 या कुछ भी 1:3, 1:8 जैसे भी होता है, वो हम देखने वाले भी। तो सबसे पहले हम देखते हैं किसका, वाटर का लेके देखते हैं। ठीक है, जैसे वाटर का लेके देखते हैं, तो जैसे यहाँ पे देखा जाए तो हम H2 प्लस O2, अब O2 यानी कि हाफ मॉलिक्यूल्स हो गया, प्लस हमारे पास वाटर मिल गया। ठीक है, ये वाटर की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसी के बगल में अगर मैं ले लूँ स्पेस, थोड़ा मैं इधर कंजस्टेड कर रहा हूँ थोड़ा सा मिला के। जैसे फर्स्ट एग्जांपल हो गया हमारा H2 प्लस O2 हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ये मिला के हमारे पास H2O बना रहा है। ठीक है, ये हो गया, ये हमारे पास वाटर का हो गया, ये चीज़ हो गया हमारे पास। अभी देखते रहना। फिर हम इधर एक और ले रहे हैं इसी का, हाइड्रोजन प्लस हमारे पास ऑक्सीजन हो गया, ये मिला के हमें H2O2 बना रहा है, यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड बना रहा है। ये हमारे पास वाटर है, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड है। ठीक है, अब एक चीज़ देखते रहना आप। ठीक है, ये मेरे पास कितने ग्राम हो गया, 2 ग्राम। ये मेरे पास कितना हो गया, 16 ग्राम। ठीक, 2 से 2 कैंसिल। ये हमारे पास कितना आ गया, 18 ग्राम। ये चीज़ देखना आप। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद देखना आप कि यहाँ पे भी वाटर मेरे पास 2 ग्राम है, और ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 32 ग्राम आ गया। ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड कितना ग्राम हो गया, ये चीज़ हम देख लेंगे। तो ये हमारे पास कितना आ जाता है, 32। ठीक है, अगर देखा जाए तो ये हमारे पास कितना आ जाता है, 32 अगर कहा जाता है, 32 प्लस 2 34 ग्राम के करीब आ जाता है ना। हाँ, 34 ग्राम ये आ जाता है। अब एक चीज़ ध्यान देखना, एक चीज़ ध्यान से देखना, जो कि ये हमारा, ये तो दोनों तरफ सेम, दोनों से यहाँ पे देखना द डिफरेंट मासेस। ठीक है, मास दोनों का डिफरेंट है हमारे पास, इसका भी मास डिफरेंट है, इसका भी मास डिफरेंट, लेकिन हमें इससे मतलब नहीं, इसका मास यानी ऑक्सीजन का मास देखना है, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारे पास दोनों कॉमन है। ठीक है, तो हमारे पास 16 ग्राम हमारे पास क्या निकला ऑक्सीजन, और 32 ग्राम हमारे पास निकला। इसका रेशियो अगर मैं बोलूँ तो कितना निकलेगा, इसका रेशियो अगर कहा जाए तो हमारे पास इसका रेशियो अगर मैं कहूँ तो 16:32। अब इसको काट खूट के देखा जाए तो 1:2 के बराबर आ जाता है। तो ये हमारा सिंपलेस्ट रेशियो निकल जाता है किसका, इसका। वैसे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के भी साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी होगा। तो ये हमारा सबसे पहले तो सिंपलेस्ट रेशियो देते हैं, हमारा सिंपलेस्ट रेशियो हो जाता है, सिंपलेस्ट रेशियो हो जाता है। तो अब इसे नोट डाउन कर सकते हो धीरे धीरे, जल्दी जल्दी। इसके बाद हम नेक्स्ट देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास। ठीक है, वो हम कार्बन डाइऑक्साइड का ले लेते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड का लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखो कि हमारे पास कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिला के हमारे पास क्या बना रहा है, CO2 बना रहा है। ठीक है, CO2 बना रहा है, वहीं पे बना देता हूँ मैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन दोनों मिला के हमारे पास क्या बना रहा है, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है। एक चीज़ देखना है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास हाफ मॉलिक्यूल्स है, याद रखना। अब एक चीज़ आप देखना, ये हमारे पास कितना है, 12 ग्राम। ये कितना है, 32 ग्राम। ठीक है, ये हमारे पास कितना निकल जाएगा, ये हमारे पास 44 ग्राम निकल जाएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ये हमारे पास दोबारा 12 ग्राम ही निकला। ये हमारे पास कितना निकला, ये हमारे पास 16 ग्राम निकला। ठीक है, ये 16 ग्राम। ये हमारे पास कितना निकलेगा, 12, ये हमारे पास 28 ग्राम निकलेगा। ठीक है, ये चीज़ आप कर सकते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पे भी कॉमन देखना आप कि हमारे पास कार्बन कार्बन दोनों यहाँ पे सेम है, लेकिन हमारे पास इन दोनों का डिफरेंस, इससे हमें मतलब नहीं, हमें इससे 32 ग्राम और हमें 16 ग्राम से मतलब है। तो यहाँ पे भी इसका क्या निकला, 32:16। अब इसको काट खूट के करेंगे तो हमारे पास किस सिंपलेस्ट रेशियो कितने निकलेगा, 2 और 1, यानी ये हो गया हमारा क्या, सिंपलेस्ट रेशियो। तो ये हमारे 2 एग्जाम्पल हो गए, ये आप देख सकते हैं। यही होता है हमारा क्या, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, मल्टीपल बहुत सारे। ठीक है, तो ये हमारे पास लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन होता है। तो आप लोग ये नोट डाउन कर सकते हैं, तो जल्दी आप नोट डाउन कर लीजिए।
तो ये हमारा है गे-लुसिक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम। अब मेनली इसमें एक वर्ड पे ध्यान देना, इसमें वॉल्यूम की बात की गई है, ठीक है, यानी कि गैसेस वॉल्यूम की बात करिए। तो यहाँ पे टेम्परेचर भी आएगा, प्रेशर भी आएगा। तो यहाँ पे हमारे टेम्परेचर और प्रेशर की भी बात की गई है इसलिए, ठीक है। तो गे-लुसिक, अब ये साइंटिस्ट ने अपने नाम पे ही दे दिया, इसका देने वाला साइंटिस्ट जिसने दिया था ये गे-लुसिक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम, उसका साइंटिस्ट का नाम ही था गे-लुसिक, ठीक है। जोसेफ गे-लुसिक पूरा नाम था, इन्होंने 800 यानी 1808 में दिया था, ठीक है, 1808 में दिया था। कौन? गैसेस लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम के बारे में दिया था। अब यह होता क्या है, ये चीज़ सबसे पहले समझना है हमें। इसमें भी मेनली सिंपलेस्ट रेशियो की बात होती है, जैसे हमारा ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और पूरा पिछला वाला जो था हमारा थर्ड वाला वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद हमारे पास एक हो जाता है, एक और बाकी रह जाता है। अब देखो इसमें कहा क्या गया है, इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ठीक है, व्हेन गैसेस रिएक्ट, मैंने गैसेस रिएक्ट और आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। अब देखो गैसेस रिएक्ट और प्रोड्यूस से मुझे ना एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक याद आ जाता है। एक्सोथर्मिक आप जानते हो क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है जो कि हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है, लेकिन एंडोथर्मिक क्या होता है, हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये चीज़ याद रखना, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे लिए। तो यहाँ पे बोला है गैसेस जो हो ना रिएक्ट करेगा या प्रोड्यूस करेगा, और वो भी किस में, केमिकल रिएक्शन में। और जो ये रिएक्शन करके प्रोड्यूस जो करेगा तो उसमें हमारा क्या किस में चले जाएगा, ये सिंपलेस्ट रेशियो में चले जाएगा ऑफ देयर, उसकी वॉल्यूम में ली खास तरह से कहा जाता है। और वॉल्यूम एट सेम टेम्परेचर, लेकिन वॉल्यूम में चले जाएगा सिम रेशियो में, तो सेम टेम्परेचर और प्रेशर लेकिन सेम रहेगा। जैसे अगर कुछ एग्जांपल ले लें, जैसे हमारे पास मेनली वाटर का ही एग्जांपल हमें अच्छा खासा दिखता है, तो वाटर का एग्जांपल ले लेते हैं। तो हमें वाटर का एग्जांपल दी जाता है, जैसे हमें H2O की बात करते हैं, तो वाटर का ही ले लेते हैं एग्जांपल, जिसमें हम बैलेंसिंग के साथ लेते हैं। तो H2 प्लस O2 इक्वल टू H2O। अब इसमें बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है, इसमें बैलेंस कर लेते हैं। अब देखो इधर हमारे पास दो इधर लगा, तो 4 हो गया, 2 हो गया, ठीक, ये हमारा बैलेंस हो जाता है। अब मैं इसमें क्या लेता है, इसका मैं पहले तो मोल लिख लेता हूँ। ये हमारे पास कितना मोल है, इधर मेरे पास 2 मोल है, ठीक है, 2 मोल हो गया। इसका इधर कितना मोल है हमारे पास, इधर मेरे पास 1 मोल है, ठीक है, 1 मोल में ले लेते हैं, 1 मोल हो गया हमारे पास। इधर कितना मोल है, इधर भी हमारे पास 2 मोल ही हो जाएगा। लेकिन मोल से लेने से मतलब नहीं, हमें मेनली वॉल्यूम लेना है। इधर क्या लेना है हमें, वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम है इसका मेनली ये लेना है, ठीक है। तो वॉल्यूम लेना है, अगर कहा जाए तो इसको मेनली मिटा देते हैं, ठीक है, हमें वॉल्यूम लेना है, इसमें मोल लेना है। तो इसका हमारे पास 2 वॉल्यूम मान लो, ठीक है, 2 वॉल्यूम, इसका 1 वॉल्यूम, ठीक है, इसका भी हमारे कितना ले लेते हैं, 2 वॉल्यूम मान लेते हैं, इसके वॉल्यूम लेने की ज़रूरत भी नहीं है। तो यानी कि हमारे पास कितना आ गया, 200 मिलीलीटर, इसका 100 मिलीलीटर, ठीक है, इसका भी हमारे पास कितना आता है, 200 मिलीलीटर, ठीक है, 100, इसका हम लेते ही नहीं है मेनली, ठीक है, इसका हम ले लेते हैं तो 200 हो जाएगा, ऐसे 200 ले लेते हैं। इसकी ऐसे हमें ज़रूरत नहीं है, इस वाले की हमें ज़रूरत नहीं है ऐसे, ठीक है। तो हमें इन दोनों की ही ज़रूरत है, हमें रिएक्टेंट वाली की ज़रूरत होती है, प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है। अब मेनली रेशियो दोनों में देखेंगे, दोनों में हम क्या करेंगे, रेशियो देखेंगे सबसे पहले। तो रेशियो हमारा क्या आ जाता है, अब जैसे देखो 200 वाला 100 का, ठीक है, अब इसमें रेशियो 2:1 आ जाता है मेनली देखा जाए तो। कैसे, जैसे देखो 200 रेशियो 100, मिलीलीटर था ना, मिलीलीटर, ठीक है, समझ गए, 0 से 0 कैंसिल होकर 2:1 ही बचता है। यही हमारा क्या होता है, सिंपलेस्ट रेशियो कहलाता है, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग पे जोर देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, दिमाग पे ज़्यादा जोर नहीं देना, हमें दिमाग पे ज़्यादा जोर नहीं देने की ज़रूरत है। क्यों, क्योंकि ये नॉर्मल चीज़ें, ठीक है, नॉर्मल चीज़ें। जैसे जैसे अभी तो हमें शुरुआत किया, अभी तो हमें आगे बहुत सारा कुछ देखना है अभी, ठीक है। अब लेक्चर को ज़रूर पूरा देखा करें, ठीक है, आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा हर एक चीज़, एक एक पॉइंट मैं करवाने वाला हूँ, ठीक है, बहुत ईजी फॉर्म में कराऊंगा, बेसिक से कराऊंगा। फिर भी कोई दिक्कत होती है आप कमेंट सेक्शन में ना ज़रूर कमेंट किया करें, और बताएं हमें कि कैसा कुछ और भी बेसिक से लेने की ज़रूरत है, और कुछ टॉपिक को इंक्लूड करना चाहिए, तो उस बारे में आप बता सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाता है हमारा गे-लुसिक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। तो इससे आप देख सकते हैं ये हमारा एग्जाम्पल था, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने निकाला, ऐसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब तो ये हमारा लास्ट लॉ हो जाता है एवोगैड्रो लॉ, ठीक है, ये साइंटिस्ट का नाम ही था एवोगैड्रो, या अवोगैड्रो कह लो, लॉ इन्होंने दिया था, ठीक है, 1811 में दिया था। अब लॉ हमारा हो जाता है एक होता है एवोगैड्रो की नंबर, यानी कि वैल्यू हो जाती है, ठीक है, जिसे कहते हैं हम क्या,
जैसे नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास जैसे निकाले जाते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 6.022 × 10⁻23, वो बात अलग हो जाती है, जिसे हमने देख रखा है। तो ये मेनली देख लेते हैं अभी लॉ के बारे में। ठीक है, तो ये हमारा होता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। अब देखो स्टेटमेंट पे ध्यान देना है यहाँ पे आप। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज, यानी इक्वल वॉल्यूम यानी कि सबकी बराबर, मतलब वॉल्यूम क्या होगी, बराबर होगी जितनी भी गैसेज होगी, अंडर सिमिलर कंडीशन, कंडीशन भी क्या होगी, सिमिलर होगी। ठीक है, लाइक अगर बताया जाए तो टेम्परेचर और प्रेशर मेनली बताया जाता है, तो वो दोनों क्या होगी, बराबर होगी। अब यहाँ पे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल भी सेम होगी। और यहाँ पे एसटीपी से बात किया जा रहा है। अब एसटीपी क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर मेनली टेम्परेचर भी आ गया, प्रेशर भी आ गया। तो यहाँ चीज़ होता है हमारा कि इसका फुल फॉर्म मेनली देख दो आपकी स्टैंडर्ड। अब ये मेनली ना दो चीज़ से डील करता है, एक टेम्परेचर से एक प्रेशर से। यहाँ पे ले लेते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये हमारे पास दो चीज़ मेनली होता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ मेनली है, एक होता है हमारे पास टेम्परेचर यहाँ पे। अब दोनों डील करता है। अब अगर मान लें अगर हम टेम्परेचर की बात करें, यहाँ पे हम हर चीज़ की बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर मेनली मैं गैस की बात कर लूँ, तो हम मेनली गैस की बात कर लूँ, तो यहाँ पे मैं ऑक्सीजन गैस ले लेता हूँ, ऑक्सीजन गैस ले लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हमें वॉल्यूम की भी बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम टेम्परेचर की भी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम प्रेशर की भी बात कर रहे हैं। ठीक है, ये भी बात करें, ये चीज़ें हमारे पास हो सकती है। अब भाई देखो हमारे पास जैसे ऑक्सीजन ही की बात हो रही है, तो ऑक्सीजन में अगर मान लें प्रेजेंस में ऐसे बहुत सारी गैसेस हो सकती है हमारे पास, तो वॉल्यूम कितना आएगा, 22.4 लीटर के करीब, 22.4। ठीक है, 224.4 लीटर इतना आ जाता है हमारे पास, ये आता है। टेम्परेचर की कहा था 0 डिग्री सेल्सियस आता है, तो हमारे 273 केल्विन ले लेते हैं, 15 आता है, लेकिन अब हमारे पास 273 केल्विन के करीब मान लेते हैं। प्रेशर तो हमारा 1 बार ही माना जाएगा। अगर इसके बाद एक और चीज़ यहाँ पे अगर देख लें, तो हमें नंबर ऑफ मोल्स की भी बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स की बात कर ले तो हमारे पास वो कितना आ जाता है, अगर एक एटम में मोल्स की बात करें तो हमारे पास कितना आता है, 6.022 इंटू 10⁻23, जो कि हमारा एवोगाड्रो नंबर कहलाता है। ठीक है, ये हमारा कांस्टेंट होता है, ये इसकी वैल्यू फिक्स होती है, हमें याद भी होना चाहिए। मोल्स जब भी निकालने होंगे ना, इसकी जरूर पड़ेगी हमें। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास रहेगा। एक हमारे पास अगर यहाँ से कहा जाए तो एक हमारे पास फॉर्मूला निकलता है, याद करो वो फॉर्मूला हमारा क्या हो सकता है, गेस करो। उससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हमारे पास 11th में भी और 12th क्लास में भी सॉल्व होते हैं। यानी नीट पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए या हमारे पास आईआईटी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहा जाए, तो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। गेस कर सकते हो कौन सा हमारे पास, एक चीज़ ये देखो कौन सा क्वेश्चन है, V1N1 = V2 और N2, ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है। अब यहाँ पे चार चीज़ है, चार में से कोई तीन चीज़ दे रखी है आपको, तो चौथी चीज़ तो आराम से निकालोगे आप। ठीक है, तो वॉल्यूम दे रखा है, नंबर ऑफ मोल से हम निकाल सकते हैं, कोई भी हमें चीज़ दे रखा हो तो ये चीज़ हमारा हो जाता है क्या, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में। तो ये हमारा एवोगाड्रो लॉ हमारा लास्ट था, इसे आप ज़रूर देख सकते हैं। अगर मैंने लिए फास्ट समझा दिया हो तो आप स्लो मोड में थोड़ा करके देख सकते हो, अगर मैंने स्लो समझाया हो तो आप फास्ट मोड में करके देख सकते हो। लेकिन आप लेक्चर को पूरा देखना, ठीक है, पूरा देखना। और आपको लेक्चर कैसा लगा ये बताएं, कमेंट करें। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जाके लाइक करें, शेयर करें, वीडियो अच्छा लगा, क्योंकि हमें देखो अगर कोई चीज़ सही होती है ना, कोई चीज़ हमें सही लगती है ना, तो उसे हमें पूरे सबको बताना चाहिए कि ये चीज़ हमारे लिए काफ़ी अच्छी फ़ायदेमंद हुई। तो हमें और अपने फ्रेंड्स सर्कल में भी बतानी चाहिए। जैसे आप स्कूल में हो तो स्कूल में काफ़ी बच्चे होते हैं, तो आपने देखा तो आप अपने दोस्तों को बताओ, ऐसे शेयर किया करो। ठीक है, तो ऐसे शेयर करने से क्या होता है, देखो इसमें मेरा भी प्रॉफिट है, आपका भी भला होगा। यानी कि अगर कहा जाता है, कहावत है, कर भला तो हो भला। ठीक है, तो आप भला करोगे तो आपका भी भला होगा। ठीक है, आपको नॉलेज अच्छा खासा मिलेगा। यहाँ से तो हमने अभी शुरुआत की, आगे आगे बहुत कुछ हम बताने वाले। ठीक है, आगे और नेक्स्ट लेक्चर किस टॉपिक चाहिए आपको, किस टॉपिक पे चाहिए आपको, ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, तो और हमारा अभी शॉर्ट्स चल रहा है, बायो का भी और केमिस्ट्री का भी, खासतौर से बायो का भी शॉर्ट्स चल रहा है एनसीईआरटी का। तो शॉर्ट्स देखना जरूर ना भूलें। ठीक है, शॉर्ट्स अगर आप देखोगे ना तो एक एक क्वेश्चन, एक एक चीज़ एनसीईआरटी का हम ऐसे ही बता रहे हैं। और हमारे जो यूट्यूब चैनल पे ही प्लेलिस्ट बन रखा है काफ़ी सारे चैप्टरों का, बायो का भी, केमिस्ट्री का भी, तो वहाँ जाके आप जरूर देख सकते हो। इससे पहले हमने काफ़ी
लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ा रखा है, मोल कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ा रखा है, ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में पढ़ा रखा है, तो वो सब भी आप जाके जरूर देख सकते हो। मैं कुछ के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक उसके, तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हो। आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड